अरे डॉक्टर सानिया, बहुत खुशी हुई, आप आए, अंदर तशरीफ़ लाए, बस निकाह शुरू ही होने वाला है, बारिक ने उसे देखते हुए कहा। जबकि डॉक्टर सानिया कुछ घबराई सी वहीं एक साइड पर आकर बैठ गए। जोरेश, यहाँ बैठो, बारिक ने उसे अपनी दूसरी तरफ बैठने के लिए कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वो काफ़ी तल्खी से बोली तो बारिक कंधे उचका गया। जबकि अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते उसने निम्रा के सामने कुछ किया था, जिसे देखते हुए कभी निम्रा उसको तो कभी मोबाइल की शक्ल को देख रही थी। चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ वाज़ेह थी। कर लूँ ऑर्डर? वो मोबाइल वापस अपने पास करते हुए बोला तो निम्रा ने माथे से पसीना साफ किया। मौलवी साहब शुरू कीजिए, अब आ गए हैं सारे, यही कुछ मेहमान थे। जरान मौलवी साहब के पास बैठते हुए कहने लगा। किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, यहाँ तक कि जिसे खुश होना चाहिए निम्रा, वो भी खौफ की कैफियत में थी। लेकिन हाँ, फुफ्फो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। सुनो बेटा, तस्वीरें अच्छी अच्छी बनाना, मेरी बेटी के निकाह की, और कोई याद तो नहीं होगी, तस्वीरें अच्छी होनी चाहिए, फुफ्फो ने एक नज़र उनकी तरफ देखते हुए कहा था। जरान बारिक का फ़ोन अपने हाथों में लिए मुस्कुरा रहा था। अरे फुफ्फो जान, फिक्री ना करें, ये फंक्शन इतना यादगार होगा कि आप खुश हो जाएंगे, वो मुस्कुराते हुए बोला तो फुफ्फो ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। जबकि मौलवी साहब निकाह की कार्रवाई शुरू करने लगे। निम्रा मसूद वल मसूद अहमद, आपका निकाह बारिक शाह वल्द उसामा शाह से सिक्का राइजुल वक्त 25 लाख रुपए करार पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जबकि उसके माथे से उठता पसीना और ख़राब होती हालत उसे कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रही थी। बोलो निम्रा, क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रही? बारिक ने अपने पहलू में बैठी निम्रा से बड़े शौक अंदाज में पूछा। क्या हुआ, हक महर के पैसे कम लिखवा दिए? मौलवी साहब 50 लाख कर दें। लगता है फिर निम्रा बोलेगी, वो उसके पीछे बाजू ले जाते हुए बोला तो निम्रा मजीद ज़मीन में गड़ने को थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? फुफ्फो बुरा मनाकर कहने लगी। अरे कुछ नहीं फुफ्फो, मजाक कर रहा हूँ। निम्रा यार बोलो ना, मौलवी साहब को बताओ, और भी बहुत काम है, तुम वक्त पर बात कर रही हो। उसने एक दफ़ा फिर से पहलू में बैठी निम्रा को देखकर कहा। जबकि निम्रा के मुंह पर ऐसी चुप लगी थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जहाँ बारिक बिल्कुल पुरसकून था, वहीं निम्रा का सकून तबाह हो चुका हुआ था। निम्रा मसूद वल्द मसूद अहमद, आपका निकाह बारिक शाह वल्द उसामा शाह से सिक्का राइजुल वक्त 25 लाख रुपए करार पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। जबकि वो उसकी तरफ देखता हल्का सा मुस्कुराते हुए डॉक्टर सानिया की तरफ देखने लगा। डॉक्टर सानिया, आप कहें ना, आपकी तो सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है ना आपकी। अरे बचपन से साथ है आप लोगों का, मेरा मतलब है क्लास फेलोज थे ना आप दोनों। फिर सानिया शादी करके यहाँ कश्मीर आ गई और आप लोगों की दोस्ती तो अब भी बरकरार होगी, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। कहे ना निम्रा से कि निकाह कबूल करे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या हुआ निम्रा, क्या डॉक्टर सानिया की भी बात नहीं मानती तुम? कम ऑन यार, वो तुम्हारी हर बात मानती है, तुम्हें भी उनकी बात माननी चाहिए। अब देखो ना, अपने करियर को खतरे में डालकर वो रिपोर्ट्स तक चेंज कर चुकी हैं तुम्हारे लिए, और तुम उनकी बात मानकर निकाह के लिए राज़ी नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बारिक नाउम्मीदी से कह रहा था। जबकि निम्रा के तो हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। नहीं, मुझे कबूल नहीं है, वो कांपते हुए बोली। जबकि बारिक और जरान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। जब अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ पर वो सब मुतवज्जो हुए। बारिक की तो जैसे सांस रुक गई, जोरी ज़मीन पर पड़ी थी और उसका चेहरा बेहद दर्द पड़ चुका था। वो हर चीज़ को इग्नोर किए तेज़ी से उसकी तरफ भागा। जबकि उसके अचानक गिरने पर डॉक्टर सानिया भी तेज़ी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि जरान ने हाथ उठाकर उसे पीछे रहने को कहा। भाभी को किसी ऐसी डॉक्टर की ज़रूरत है जो इस काबिल हो कि वो उनका इलाज कर सके। यारी दोस्ती निभाने वाले डॉक्टर्स हमें नहीं चाहिए, जा सकती हैं आप, कोर्ट में मुलाकात होगी आपसे। वो इंतहाई गुस्से से कहता उसे भेज चुका था। जबकि बारिश जोरी को उठाकर कमरे में ले गया। जोरिश यार आंखें खोलो प्लीज़, क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई शादी थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। जोरिश प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी बेकरारी हद से सिवा थी, वो उसे झिझोड़ रहा था। वो उस पर गुस्सा था, उससे बात नहीं करना चाहता था। नाराज़गी हद से ज़्यादा थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि जोरिश इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि बेहोश हो जाएगी। वो सब लोग कमरे में बेचैनी से उसकी हालत देख रहे थे। जब डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज़, मुझे इनका चेकअप करने दें, वो उन सबको बोलते बाहर भेज रही थी। जबकि बारिक जो उसके पास बैठा था, उसके पास से उठना नहीं चाहता था। उसने कब उसे इससे पहले इस हालत में देखा था? बारिक बेटा बाहर आओ, दादी उससे कहते उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गई। जबकि डॉक्टर अंदर उसका चेकअप कर रही थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है बारिक, मुझे कुछ बताओगे? जोरिश तो खुद अपनी मर्ज़ी से ये शादी करवा रही थी, निम्रा ने शादी से इनकार क्यों किया? वो इतनी जल्दी यहाँ
यहाँ से जा क्यों रही है, बाबा उससे सवाल कर रहे थे, जबकि वो उस वक्त कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं था। बाबा ये सब कुछ झूठ था, ड्रामेबाजियाँ थी और कुछ नहीं। निम्रा ने झूठ बुलवाया था अपनी दोस्त सानिया के साथ मिलकर के जोरिश कभी माँ नहीं बन सकती, और फिर ये दोनों माँ बेटियाँ मिलकर जोरिश भाभी का ब्रेन वॉश करती रही। मैंने बस उन्हें इतना कहा कि इस घर से चली जाए, हम उनकी इज्जत रखना चाहते हैं, इसलिए ज़रान उन्हें बताने लगा। बाबा इस चीज़ को उसने अपने दिमाग पर सवार कर लिया था और इसी का असर है कि डिप्रेशन की मरीज़ बन गई है। मैं ये सब कुछ जोरिश के सामने खोलना चाहता था ताकि उसको उसकी गलतफहमी दूर करवा सकूं, वरना वो बददिमाग लड़की कल मुझे किसी और के साथ बांधने की कोशिश करती। लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। इसको कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, वो परेशानी से उनसे कह रहा था, जबकि अपने सब बड़े और समझदार बेटे की ये हालत देखकर जबकि अपने सबसे बड़े और समझदार बेटे की इस हालत देखकर जबकि अपने सबसे बड़े और समझदार बेटे को इस हालत में देखकर वो खुद भी परेशान हो गए थे। वो जानते थे वो जोरी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसके लिए इतना परेशान हो जाएगा ये उन्हें कभी नहीं लगा था। अभी वो उससे कोई और बात करते कि डॉक्टर बाहर निकली, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि वो बेकरारी से उसके पास आया। सब लोग वहीं मौजूद थे। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, इनका बहुत ख्याल रखिए, प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से उनकी तबीयत ऐसी हो गई है, ख्याल रखिएगा इनका, इन्हें इस वक्त सारी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब इनका बहुत ख्याल रखें। वो उन सबको खुशखबरी सुनाते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद लोग खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। जबकि बारिक सबसे मिलता ऊपर सीधा पहुँच चुका था, जहाँ वो खुद से अनजान बनी, अपनी सारी खुशियाँ खुद में समेटे अब भी बेहोश पड़ी थी। वो लोग रात को घर वापस आए तो ज़िबाइश कहीं नहीं थी। मुलाजमा ने बताया कि ज़िबाइश अपना बैग लेकर यहाँ से जा चुकी है और जाते जाते कह गई है कि उसे घर मिल गया। दामियार, वो ऐसे कैसे चली गई? आप तो कह रहे थे वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, हमारे निकाह के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो इस तरह से कैसे जा सकती है? वो परेशानी से पूछने लगी। डोंट वरी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ, वो उसे देखते हुए बोला। जब उसका फ़ोन बजा, अपने नंबर पर आती ज़िबाइश की कॉल पर उसने एक गहरा सांस लिया। बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ये मसला तकरीबन हल हो चुका है, जाओ तुम आराम करो। फिर तुम्हें सुबह जोरिश भाभी और बारी को मुबारकबाद देने भी तो चलना होगा ना, आखिर उनके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। वो उसका चेहरा थामते मुस्कुरा कर बोला, जबकि वो भी हल्का सा मुस्कुराए। दामियार कह रहा था कि वो मसला हल कर देगा तो कर देगा, वो उस पर इतना यकीन तो कर ही सकती थी। और फिर ज़िबाइश का उसे ब्लैकमेल करने का मतलब यही था कि वो कुछ ना कुछ चाहती थी। यकीनन उसकी डिमांड पैसा ही होगा, और दामियार के पास बहुत पैसा था, उसे परेशान नहीं होना चाहिए था। वो रिलैक्स होती ऊपर कमरे की तरफ चली गई, जबकि दामियार अपने फ़ोन पर आने वाली कॉल को अटेंड कर गया। हाय दामियार डियर, कैसे हो तुम? तबीयत कैसी है? आई एम रियली सॉरी, मुझे अचानक तुम्हारा घर छोड़कर आना पड़ा। वो क्या है ना कि तुम्हारा एक राज मेरे हाथ लग गया, सोचा कि थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए। तुम्हारे उस राज से तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तुम गुस्से में डरा देते हो, इसलिए तुमसे दूर आकर फ़ोन किया तुम्हें। फ़ायदा उठाओ, बकवास मत करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कीमत लगाओ उस राज की। वो बेफिक्र अंदाज में बोला। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है, ज़रा सोचो तो सही। जब उन सबको ये पता चलेगा कि तुमने उनकी बहन को ब्लैकमेल करके उसको ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया, ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, तो क्या सोचेंगे वो लोग? खैर, मुझे तुम्हारी कंपनी में आने वाले 2 साल के लिए एडवर्टीज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मैं 2 साल तक तुम्हारी कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ। इस वक्त तुम्हारी कंपनी नंबर 1 जा रही है हर तरह के एडवर्टीज़मेंट के लिए। अगर तुम नहीं चाहते कि ये राज कभी भी बाहर आए तो तुम्हें मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना इज़ा के भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। वो धमकी देते हुए बोली तो दामियार खुलकर हंसा। वो ये सोच रहा था कि वो उसे इस बात पर डिस्टर्ब करेगी कि घर से भागकर अपने भाइयों का मान तोड़कर वो ये सोच रहा था कि वो उसे इस बात पर डिस्टर्ब करेगी कि वो घर से भागकर अपने भाइयों का मान तोड़कर उससे निकाह कर चुकी है, लेकिन वो तो उसके ब्लैकमेलिंग वाली बात उनको बताई जा रही थी, और दामियार इस बात से हरगिज़ खौफजदा नहीं था। वो नहीं डरता था इस चीज़ से कि इज़ा ब्लैकमेल हुई है, वो बस इज़ा को उसके भाइयों की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। वो बस ये नहीं चाहता था कि इज़ा के भाइयों का अपनी बहन पर से मान टूटे। वो उसके भाइयों को दामियार की कमीनगी बताना चाहती थी, और उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो फ़ख्र से कहता था कि वो एक बुरा इंसान है, और अगर वो उसके भाइयों की नज़रों में मज़ीद बुरा हो जाएगा तो उसे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, यकीनन इस बात के बाद शायद बारीकी इज़ा से नाराज़गी ख़त्म हो जाती। पता है क्या करो तुम ज़िबाइश, तुम ना इज़ा के भाइयों को बता दो, मैं तुम जैसी लड़की के साथ अपनी कंपनी के 2 साल वेस्ट हरगिज़ नहीं करूँगा। 2 साल क्या,
मैं तुम्हें 2 मिनट अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और फ़ायदा उठा सकोगी? जाओ जाकर बता दो सबको कि मैंने इज़ा के साथ क्या किया। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वो बेफिक्र अंदाज में बोला। तो दूसरी तरफ ज़िबाइश परेशान हुई। क्या मतलब दामियार, तुम्हारे सारे सालों को पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है उनकी बहन के साथ? तुम जानते नहीं हो, ज़रान बहुत बड़ा वकील है, वो तुम दोनों की तलाक करवा सकता है। वो जैसे डरा रही थी, जबकि दूसरी तरफ दामियार का कहका बुलंद हुआ। यू नो व्हाट ज़िबाइश, मैं अपने सालों की हिम्मत देखना चाहता हूँ। बता दो उन्हें, मैं भी तो देखूँ कि शाह ब्रदर्स दामियार शाह का क्या उखाड़ सकते हैं। उससे कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ ज़िबाइश गुस्से से पागल हो रही थी। वो उसकी बात को अहमियत नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगी, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहा था दामियार शाह। उसे ज़र्रान शाह की नज़रों में अच्छा बनने का बहुत बड़ा मौका मिल चुका था। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा दामियार शाह। अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, तो तुम नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ। वो गुस्से से पागल होते बोली थी। उसे होश आया तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन अपने बेहद करीब वो उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी। उसके पेट के गिर्द उसका हाथ बंधा था, वो उसके बेहद पास था। एक खौफ सा उसके चारों तरफ था, वो जैसे किसी बुरे ख्वाब से जागी थी। अगले ही लम्हे वो बारीक से लगकर रोने लगी, जबकि बारीक भी उसकी बेचैनी महसूस करके नींद से जाग गया था। उसे होश में पाकर उसने लाइट ऑन करते उसकी तरफ देखा। अब क्यों चिपक रही हो मुझसे? दूर हटो, तुम्हारी वजह से निम्रा को नाराज़ करके यहाँ बैठा हूँ। हद है ड्रामेबाजियों की। अगर ये ड्रामेबाजियाँ करनी थी तो निकाह करवाने की क्या ज़रूरत थी? वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला। तो वो हैरानगी से उसका चेहरा देखने लगी। निकाह हो गया? वो जैसे बेयकीनी की कैफियत में पूछ रही थी, जबकि बारीक ने उसके चेहरे को इस तरह देखा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा। नहीं, तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करना था, फिर करना था निकाह। ऑफ कोर्स हो चुका है। और तुमने ये जो बेहोश होने का ड्रामा किया है ना, काफ़ी कामयाबी से किया है तुमने यार। अगर मुझे निकाह के बाद भी अपने ही पास रखना था तो निकाह करवाया क्यों? बेचारी निम्रा नाराज़ हो रही होगी मुझसे। अब तो ख्वाब तोड़ दिए मैंने उसके। अफसोस से कहता वो उसे खुद से अलग करते उठकर बैठ गया। वैसे तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी मुझसे कि तुम प्रेग्नेंट हो? ये क्या तरीका है? अगर तुम खुद प्रेग्नेंट थी तो फिर शादी क्यों करवाई मेरी तुमने दूसरी? अब कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वो हैरान परेशान बैठी थी। मैं कैसे? मैं तो माँ नहीं बन सकती ना। वो जैसे बेयकीनी की कैफियत में थी। अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर से चेकअप करवाया था तुम्हारा, वो बता रही थी कि प्रेगनेंसी में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तुम्हारी तबीयत तो काफ़ी दिनों से ख़राब लग रही थी, यानी कि तुम्हें पहले से पता था। बहुत फजूल हरकत की है तुमने। तुम प्रेग्नेंट थी और मेरा निकाह निम्रा के साथ करवा दिया। अब क्या मैं उसका अचार डालूंगा? और अगर कल को तुमसे भी औलाद हो जाए और निम्रा से भी, तो मैं तो बीच में फंस जाऊंगा ना। वैसे क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें ये निकाह करवाने का? मेरी औलाद के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही थी और खुद ही मेरी औलाद पैदा कर रही हो। वो इस तरह बोल रहा था जैसे खुद ही हर चीज़ से अनजान हो, जबकि उसके चेहरे की बेचैनी देखते उसे मज़ा आ रहा था। उसने उसे बहुत सताया था, थोड़ा सताना तो वो भी फ़र्ज समझता था। ये क्या कर दिया तुमने ज़ोरिश? जिसके लिए तुमने मेरी दूसरी शादी करवाई वो खुदा ने तुम्हें खुद दे दिया। और करो सड़क पर बैठने वाले जेली आमलों का यकीन। अगर इस तरह से सड़क पर बैठे बैठे वो हाथों का हाल बयान कर देते तो उनके नाम के मज़ार बने होते। अब क्या करूं मैं निम्रा का? बताओ मुझे। वो निकाह में है मेरे, अब तुम्हें रखूं या उसे? वो उसकी तरफ देखते बोल रहा था, जबकि जोरिश के सामने तो जैसे ज़मीन आसमान घूम कर रह गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसे। मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो बेयकीनी की कैफियत में बोल रही थी। बारीक, मैं सच में? वो उसकी तरफ देखते हुए यकीन दिखानी चाहती थी, जब वो आहिस्ता से उसे थाम कर खुद से लगा गया। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। वो डॉक्टर सानिया झूठ बोल रही थी। निम्रा के बचपन की सहेली थी और निम्रा के कहने पर ही उसने झूठ बोला था। उसने एक और राज खोला, जबकि वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। निम्रा ने? आप निम्रा के पास मत जाइएगा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, हम दोनों साथ रहेंगे। हमारे बीच कोई निम्रा नहीं आएगी, हमारा अपना बच्चा होगा। बारीक, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं दूंगी ना आपको बच्चा। वो उसके सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। लेकिन तुमने तो मुझे ही दे दिया, मेरा मतलब है निम्रा को। वो मेरे निकाह में। कितनी आसानी से तुमने मेरी ज़िंदगी में किसी और औरत को लाया जोरिश। सिर्फ औलाद की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया, किसी और के हवाले कर दिया। मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद अहम थी क्या? तुम्हें क्या लगा सारी ज़िंदगी पछताऊंगा कि तुमसे शादी कर ली और तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकी? यकीन करो जोरिश, मैं सारी ज़िंदगी ये अल्फाज अपने मुंह पर न लाता। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें इस बात का एहसास तक ना होने देता कि तुम मुझे औलाद नहीं दे पाए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी ज़िंदगी में किसी और को लाकर
अपनी कस्में देकर, अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर, अपनी मोहब्बत का वास्ता दे देकर मुझसे मेरी मोहब्बत का इम्तहान लिया। तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। शायद मैं सारी ज़िंदगी औलाद के बगैर रह लेता, लेकिन काश तुम मेरे साथ ऐसा ना करती। कोई इतना बेवकूफ़, इतना पागल कैसे हो सकता है ज़ोरिश? बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत। तुमसे औलाद की खुशी है मुझे, लेकिन जो तुमने किया वो भी काबिल माफ़ी नहीं। तुम कितनी जल्दी मोहब्बत में किसी और को शरीक कर गए, मुझे किसी और का बना दिया, किसी और को मेरा हकदार बना दिया। तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी है? अगर तुम्हें लगता भी है तो मुझे नहीं लगता, और शायद मैं तुम्हें कभी माफ़ ना कर पाऊँ इसके लिए। शायद मैं अब कभी तुम पर एतबार ना कर सकूँ। तुमने ये हरकत करके मेरे दिल से अपना मकाम खो दिया। मुझे औलाद नहीं, एक ऐसा हमसफ़र चाहिए था जो मेरी हर तकलीफ़ में, हर दर्द में मेरा साथ दे, ना कि यूँ मुझे किसी और के हवाले कर दे। वो बेड से उठते हुए बोला तो जैसे उसके लफ्ज़ उसको तबाह कर देने को थे। आप कहाँ जा रहे हैं बारिक?" वो बेचैनी से पूछने लगी। उसकी नाराज़गी बजा थी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने बहुत तकलीफ़ दी थी उसे, बहुत गलत किया था उसने, लेकिन अब उसकी बेचैनी हद से सिवा थी। "कहाँ जाऊँगा? निम्रा के पास जा रहा हूँ। तुमसे खुशखबरी मिलने के चक्कर में मैं उस लड़की का दिल नहीं दुखा सकता। निकाह में अब वो मेरे और मुझ पर उसके हकूक़ वाजिब हैं। बेशक तुम मेरी मनपसंद बीवी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन निम्रा अब मेरे निकाह में है और उसके साथ नाइंसाफ़ी करके मैं खुदा की नज़र में खुद को गुनाहगार नहीं कर सकता। मजबूरी है ये मेरी। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। याद रखना, चलता हूँ मैं। निम्रा इंतज़ार कर रही होगी। वो उठकर जूते पहनता कमरे से निकल गया, जबकि वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। ये क्या हो गया था? वो सब कुछ पाकर भी अधूरी रह गई थी। अपनी औलाद होने के बावजूद वो शोहर को बांटने पर मजबूर हो गई थी। ये तो गलत था, बहुत गलत था। उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उसने जल्दबाजी में अपना ही शोहर किसी और के नाम कर दिया था। ये क्या कर दिया था उसने? खुद अपना आप, अपना घर, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। खुद अपने शोहर को किसी और के हवाले कर दिया। नहीं, वो बारिक को किसी और के पास जाने नहीं दे सकती थी। अब तो उसके पास सब कुछ था, वो मुकम्मल थी, तो फिर वो अपने शोहर को किसी और के पास क्यों जाने देती? वो बेड से उठकर दरवाजे तक आए, लेकिन नहीं, अब तो निम्रा उनकी बीवी है, उनके निकाह में थी। वही मकाम था उसका जो ज़ोरिश का था। वो कैसे रोकती उसे? उसने खुद ही तो उस लड़की के लिए अपने शोहर की ज़िंदगी में जगह बना के उसे शामिल किया था, तो कैसे वो उससे कहती कि वो उसके पास ना जाए? वो वहीं दरवाजे के साथ बैठकर सिसक उठी थी। ये क्या कर दिया था उसने? खुद अपने घर को अपने हाथों से तबाह कर दिया, खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया था। वो वहीं बैठी बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने सिर्फ खुद को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि खुद से बढ़कर किसी और पर यकीन किया था। खुदा की नेमतों को नज़रअंदाज करके उसने एक आम से इंसान की बात पर यकीन किया। फिर खुदा ने दिखाना तो था उसे, सज़ा तो मिलनी थी उसे, और इस गुनाह की सज़ा अब उसे सारी ज़िंदगी सहनी थी।